बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब स्टूडेंट्स? ठीक ठाक हैं? आज हम यहाँ पर आपके सामने आए हैं एक मिशन। ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको लेकर हम आए हैं और अब सबसे गुजारिश है कि आपने जो है अपने मतलब के आपको बैठना है, आपने चीज़ों को समझना है। ठीक है, ये एक नेशनल इशू है जिस पर आज हम बात करने की है। तो मेरा नाम मोहम्मद तलहा है और मेरी टीम शाह, मोहम्मद बिलाई, अब्बास खान, मोहम्मद हसन खान आपके सामने बैठे हैं। हम कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद हैदराबाद कैंपस से आए हैं और हमारा जो डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। अच्छा, तो मुझे स्टूडेंट्स आप में से मतलब कौन कौन ऐसे लड़के हैं जो फ्यूचर में जाके इंजीनियर बनना चाहते हैं? ये सब बात करते हैं। जो इंजीनियर बनना चाहते हैं ये बात पढ़ने की भी जरूरी और जो नहीं बनना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। तो इसलिए जो है ये प्रपोज, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हमारे मुल्क में जो तवानाई का बहरान है उसके हवाले से आपको सारा आज समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जो आपके घर लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊँ आपकी ज़बान में ताकि इजीली समझ आ जाए, समझना जरूरी है। अब आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जो बिजली आ रही है, आपको पता है किस तरह के हालात हैं, किस तरह जो है यहाँ पर लोड शेडिंग हो रही है और बिजली की डिमांड पूरी नहीं हो रही। ये सारी चीजें आज आपके सामने क्लियर हो जाए। ये आउटलाइन सब हमारे प्रेजेंटेशन इंट्रोडक्शन टू एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान's energy mix, Pakistan's energy demand, factors contributing to the energy crisis, potential economical solutions for addressing the energy crisis, exploring renewable energy, sustainable solutions for greener future, improving energy infrastructure distribution, solution and implementation। सबसे पहले जो हमारा पावर सिस्टम है इसमें कंपोनेंट्स क्या हैं? जो कंपोनेंट्स हैं हमारे पूरे होल पावर सिस्टम में वो क्या हैं? सबसे पहले हमारे पास होगी जनरेशन। जनरेशन जो बिजली की पैदावार है, जो जहाँ से बिजली बनती है, प्रोड्यूस होती है, उसको हम क्या कहते हैं? जनरेशन। उसके बाद के ट्रांसमिशन, यहाँ से बिजली हमारे पास आती है। आप लोग गए होंगे मोटरवे वगैरह पे, आप देखेंगे बड़े-बड़े खंभे जो बड़ी जा रही हैं, आपने देखे होंगे, ठीक है? वो हमारे पास ट्रांसमिशन, उसको ट्रांसमिशन बोलते हैं। फिर उसके आगे है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन आगे महलों में आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर्स लगे हुए होंगे महलों में या गलियों में, थंबों के साथ है ट्रांसफार्मर लगे हुए होंगे। उनके आगे है आपके घर तक जो तारें आ रही हैं, जो लाइन आ रही है आपके घर में, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और आगे भी आप क्या करते हैं? उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको क्या कहते हैं? यूटिलाइजेशन। ठीक है, ये तीन चीजें, तीन कंपोनेंट हैं पावर सिस्टम के। कौन कौन से हैं? जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो पाकिस्तान में जो बहुत बड़ा मसला है, जो इस चीज को हमारे मतलब हमारे घर तक नहीं पहुंच रही है, कौन कौन से इशू हो रहे हैं जिसकी वजह से लोड शेडिंग आ रही है, ये सारी बातें आपके सामने भी आ जाएंगी। सबसे बड़ा मसला जो है वो आबादी है, पॉपुलेशन। हमारा मुल्क इस टाइम 5वें नंबर पर आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है और हमारे माशी हालात भी अब आप लोग ये सोचो कि बिजली जो है वो शायद जो है पैदा ही नहीं हो रही है, जनरेशन नहीं हो रही, हमारे तक मतलब कम पहुंच रही है, ऐसी बात नहीं। पाकिस्तान में जनरेशन इतनी ज्यादा है कि हम संभाल नहीं सकते, बहुत ज्यादा जनरेशन है। ठीक है,
लेकिन जनरेशन और जो हमारी डिमांड है ना, उसमें गैप किस वजह से आया? वो ट्रांसमिशन की वजह से। ट्रांसमिशन जो लाइंस हैं वो कम है। हमारी आधी से ज्यादा जो एनर्जी हम बनाते हैं जनरेशन की, वो ज़ाया हो जाती है। किस वजह से? ट्रांसमिशन कैपेसिटी ना होने की वजह से। ट्रांसमिशन कैपेसिटी के ना होने की वजह से हमारी बहुत सारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़ाया हो जाती है ऐसे। तो अब इसका जो सॉल्यूशन है, सारा कुछ आपके सामने रखा जाएगा। एक तो ये बात आपके सामने आ गई कि ट्रांसमिशन कैपेसिटी पे काम किया जाए। ट्रांसमिशन कैपेसिटी पे काम किया जाए तो हमें इलेक्ट्रिसिटी आराम से मिल सकती है, कोई लोड शेडिंग का तस्वर भी नहीं होगा। ठीक है, रिसोर्सेज है पाकिस्तान के अंदर जिसको हम यूज ही नहीं कर रहे, इनको हम हाथ ही नहीं लगा रहे, उनको यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम यूज नहीं कर रहे। अब वो क्यों यूज नहीं कर रहे, उसके लिए बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, बहुत सारे कंडीशंस हैं। वो मेरे कोलीग इंशाल्लाह आपको बताएंगे, आपको समझ आएगी। लेकिन आपने क्या है, हाथ दिमाग होगा, सारी बात को समझना है। अच्छा, इससे हमारे बिजनेस पे भी बहुत ज्यादा जो है बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, इंडस्ट्रीज पे भी बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, और जो शहरियों की रोजमर्रा जिंदगी है उस पर भी बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। फैसलाबाद में अब बहुत सारी इंडस्ट्री है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है वहाँ पे, उनको मतलब इंडस्ट्रीज का गढ़ है, गढ़ समझो, लेकिन फिर भी आधे से ज्यादा इंडस्ट्रीज बंद है। वजह क्या है? एनर्जी क्राइसिस। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मुझे आप लोगों का थोड़ा सा साथ दीजिए। पाकिस्तान से एनर्जीज, इसमें ये जो एनर्जीज की ये बहुत सारा आपके सामने ग्राफ में शो हो रहा है। कौन सी एनर्जी आप मुझे बताएं, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में कौन सी एनर्जी को हम यूटिलाइज कर रहे हैं? यहाँ देखें और बताएं कितने परसेंट यूज कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा नंबर, तीसरे नंबर, उसके बाद फिर और सोलर। हालांकि सोलर यहाँ पे हमारे पास सबसे ज्यादा होना चाहिए। सोलर एक रिन्यूएबल सोर्स है ना। रिन्यूएबल सोर्स क्या होती है? रिन्यूएबल सोर्स वो सोर्स जो खत्म, अब जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक आ रही है वो 28 to 29% है। इस तरह बाकी टाइम टू टाइम भी फ्लक्चुएट होती रहती है ऊपर नीचे, लेकिन अब कम हो चुकी है। और ये दूसरी जो रिसोर्सेज हैं इनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हम? क्या वजूहात हैं? और बाहर मुल्क के कोई भी ऐसा बाहर का मुल्क नहीं है जो इन्वेस्ट करे पाकिस्तान में, क्यों नहीं कर सकता? बहुत सारे पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं। ये सारी बातें आपके सामने आई, बस आपने क्या करना है, गौर से सुनना है, हाजिर दिमाग में। अब मैं अपने कोलीग को बुलाऊंगा, वो आपको मजीद आगे फर्दर जो है इसके बारे में गाइड करेंगे। काइंडली थैंक यू मोहम्मद तला, आप लोगों ने आपने अच्छे समझाया है। अच्छा, तो अभी तला ने जिस तरह आपको बताया है पाकिस्तान एनर्जी मिक्स के बारे में ना, तो उसी को कंटिन्यू करके चलते हैं। तो हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया है जिसमें हमने जो है 2007 से 2021 तक का डेटा कलेक्ट किया, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमने ये किया है कि हम लोगों ने डिफरेंट जो एनर्जी सोर्स आप यहाँ हमने देखे हैं, न्यूक्लियर देखा है, हाइड्रोजन देखा है, थर्मल देखा है, ठीक है। इनको हमने क्या किया, इनका डेटा हमने निकाला। तो हमने 2007 में जो है उनका वो कितना था, मतलब उनकी जो है जनरेशन कितनी थी और 2021 में कितनी है, तो उनका ग्रोथ परसेंटेज हमने निकाली है। तो अगर देखा जाए तो न्यूक्लियर को अगर हम देखें तो न्यूक्लियर आपको क्या लगता है कहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रोथ परसेंटेज इसकी बढ़ी है? पंजाब में। पंजाब में इसकी ग्रोथ परसेंटेज बढ़ी है 309%। और देखा जाए तो हम लोग इसको जो है ना केपी बलूचिस्तान में तो बिल्कुल मतलब इसको यूटिलाइज करेंगे न्यूक्लियर। पंजाब में बेसिकली हमारे पास 4 न्यूक्लियर के पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, जो कि चश्मा बैराज मेवाली डिस्ट्रिक्ट में जो है पाए जाते हैं, ठीक है। और सिंध के अंदर हमारे पास कराची के अंदर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कैनप के नाम से जो है उसका पाया जाता है,
इस तरह हाइडल अगर हम देखें, इसमें हाइडल में भी हमारे पास जो है ना, हाइडल जिस तरह तरह ने बताया कि हमारा शेयर सबसे कम हाइडल में होगा। पहले हम 1960 में जो है 65% की जनरेशन कर रहे थे और शेयर जो है हमारे घरों तक 65% यूज आ रहे थे, और अभी 28% की। क्यों? तो अगर आप चेक करें तो हम 2007 से 2021 तक पंजाब में सिर्फ और सिर्फ 6.12% की ग्रोथ हुई है हाइडल में, ठीक है। और जो सिंध हो गया उसमें तो उसको मतलब वो ही नहीं है, और केपी के अंदर भी सिर्फ 4% की ग्रोथ हुई है पूरे 14 सालों से। तो एक तो ये हमारा एक मेन इशू है, और हाइडल का जो है ना मतलब हमारा जो शेयर है वो कम हो गया। इस तरह हमारा जो है जो इन्हिसार है ज़्यादातर वो थर्मल में बढ़ता जा रहा है। थर्मल को अगर आप चेक करें तो तकरीबन हर प्रोविंस जो है थर्मल की तरफ जो है ना ज़्यादा वो कर रहा है। तो अगर आप चेक करें यहाँ पे हमारे पास पंजाब 143% है, केपी जो है वो 616% है, और सिंध 80% है। तो देखा जाए तो हमारे पास जो है ज़्यादातर जो इन्हिसार है थर्मल के, हालांकि इस तरह नहीं होना चाहिए। थर्मल के कुछ नुकसान हैं। थर्मल के जो नुकसान हैं अगर आप देखें, थर्मल जो है एक तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, ठीक है, पोल्यूशन वगैरह और इन चीज़ों का तो ये मेन वो है, ठीक है ना थर्मल। दूसरा ये है कि ये जो थर्मल है इसके अंदर जो हम थर्मल के अंदर बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ठीक है, और ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ये हम क्या करते हैं इंपोर्ट करते हैं। कि भाई फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो क्या होता है कि वो अपने हिसाब से फिर उनकी प्राइसेस बढ़ती जाती हैं, फिर हम देखते हैं भाई बिजली की कीमतें बढ़ गई, ठीक है। तो ये हमारा ज़्यादातर काम थर्मल पे हो रहा है, तो इसीलिए हम जो है ना वो हमारे जो है प्राइस फ्लक्चुएशन चलती रहती है। अब ये बायोगैस हो गई, विंड हो गई, सोलर हो गई, ये जो है हमारे पास बेसिकली सोलर जो है ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, लेकिन इसमें भी हमारे पास काम सबसे कम हुआ पड़ा है। अगर आप चेक करें तो ये जो है बायोगैस में जो है पंजाब में काम हुआ है थोड़ा सा, और थोड़ा सा जो है सिंध में हुआ है। इस तरह विंड को देखें तो विंड में तो मतलब बिल्कुल आप अगर आप देखें 0 कोई काम ज़्यादा हुआ नहीं है, सिर्फ सिंध में जो है ना थोड़ा सा काम हुआ पड़ा है। सोलर भी जो है ना बिल्कुल हो रहा है। हालांकि अगर ये इन सोर्सेज को अगर इस्तेमाल करें तो हमारे पास बहुत ही चीप जो है ना इलेक्ट्रिसिटी जो है हम बना सकते हैं। तो अब आते हैं पाकिस्तान की एनर्जी डिमांड कि हमारे पाकिस्तान को कितनी एनर्जी की जरूरत है, मतलब उसको कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है और हम कितनी बना रहे हैं, वो इस बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे हुआ था 2021-22 में, उसमें उन्होंने ये बताया था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जो हमारे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जनरेशन जितनी होती है वो होती है हमारे पास 41,557 मेगावाट 2022 के हिसाब से। और जो हमारे पास जो टोटल डिमांड आ रही है ना घरों की तरफ से, इंडस्ट्रीज की तरफ से, उस पूरी डिमांड आ रही है 31,000 मेगावाट। तो अगर आप देखें तो ये होना तो ये चाहिए था कि 31,000 हमारी डिमांड है और हम बना तकरीबन 41,500 रहे हैं, तो होना तो ये चाहिए था कि हमें बिजली पूरी मिलनी चाहिए और लोड शेडिंग का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए कि लोड शेडिंग होती है नहीं होती, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में लोड शेडिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मसला हमारा क्या है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी है वो हमारे पास 22,000 है। अब अगर आप देखें हम लोग जनरेट जो है 41,000 कर रहे हैं और हमारे पास जो है ट्रांसमिशन की जो कैपेसिटी है वो 22,000 है, जो तकरीबन हाफ है तकरीबन उसके। तो बाकी जो एनर्जी जो है हमारे पास वो क्या होती है, वो तो हम यूज ही नहीं करते, क्योंकि होता है कि ना तो वो क्या होता है उस वजह से जो है लोड शेडिंग का तस्वर होता है, लोड शेडिंग का तस्वर आ जाता है, क्योंकि वो आपको डिमांड तो जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा 22,000 बेच सकते हो और आपकी डिमांड 31 है, तो आप जो है ना कभी एक इलाके में भेज देते हो उसकी दूसरे इलाके की बिजली जो है आप वहाँ लोड शेडिंग कर लेते हो ताकि वो आप डिमांड को पूरा कर सको। और इस वजह से जो है बस ये हमारे पास जो है अब हम बनाते तो 41,000 है ना, तो उसी साथ जो उसकी कॉस्ट आती है ना तो हमारे जो है बिजली की बिलों में भी इसलिए जो है इजाफा हो जाता है, जिसे हम फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स कहते हैं। तो ये वो चीज़ इसमें आ जाती है, ठीक है। अगर आप इसका ग्राफ चेक करें, ये हम लोग ने 2010 से 2030 के ग्राफ बनाया है, तो इसमें अगर आप चेक करें हमारे पास जो रेड लाइन है ये सप्लाई को शो करती है कि हम कितनी जो है बिजली दे रहे हैं, और डिमांड जो है वो ब्लू लाइन जो है डिमांड को शो करेगी हमारी डिमांड कितनी।
अच्छा, तो अगर हम देखें 2010 में हमारे पास जो था उसमें हमारे पास डिमांड थी 23.7 गीगावाट, ठीक है, और हमारे पास जो सप्लाई थी वो 18.5 थी। और अगर आप देखें होते 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 2030 में अगर हम जाएंगे तब भी जो है हमारे पास जो डिमांड होगी वो होगी 113 गीगावाट और हमारे पास सप्लाई होगी 89। मतलब ये मसला तो चलता रहेगा ऐसा, अगर जब तक हम अपनी ट्रांसमिशन कैपेसिटी को बेहतर ना कर लें या फिर हम रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ ना आए तो ये मसला तो चलता रहेगा। डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस, जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो है जितनी डिमांड है उतनी हम सप्लाई नहीं दे पा रहे। डिमांड 31,000 है और हम सप्लाई 22,000 दे रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, इम्बैलेंस आ रहा है ना बीच में। तो इसीलिए जो है एक तो ये मसला हो गया हमारे एनर्जी क्राइसिस का। दूसरा हो गया हमारे पास सर्कुलर डेब्ट। डेब्ट जो है वो कर्जे को कहते हैं। ये ऐसा कर्जा होता है जो फॉर एग्जाम्पल आप किसी एक कर्जे को खत्म करने के लिए एक और कर्जा लेते हो, इसे कहते हैं सर्कुलर डेब्ट। अब ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि जिस तरह हमारे पास थर्मल वगैरह प्रोड्यूस करने की वजह से हमारे पास प्राइसेस का जो है वो फ्लक्चुएशन होती रहती है, प्राइसेस बढ़ती रहती है, तो जिसकी वजह से काफ़ी ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जो वो उसको पे नहीं कर पाते, बिल्स को पे नहीं कर पाते, या वो क्या करते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, थेफ्ट करते हैं, मतलब बिजली को चोरी करते हैं। ठीक है, अब बिजली को चोरी करते हैं तो अब जो है हम तो वापडा की तरफ से जो आपको सप्लाई मिल रही है वो तो अपने पास तो यूनिट उनके वो हो रहे हैं ना, खर्च हो रहे हैं, कॉस्ट तो आ रही है। ठीक है, तो उन्होंने तो जो है आगे कॉस्ट पूरा करना है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो फिर इसलिए आपको वो कर दे लेते हैं, वो उस जो है ना लॉस को पूरा करने के लिए और कर्जा लेते हैं। किसी और नई इंफ्रास्ट्रक्चर या नए प्रोजेक्ट अगर उन्होंने बनाना होगा तो पहले ही वो लॉस में जा रहे हैं, तो उनको और कर्जे लेने पड़ेंगे ताकि वो और कुछ प्रोजेक्ट बना सकें। तो कर्जे पे कर्जे जो है ना अगर हम लेते हैं तो उसे हम सर्कुलर डेब्ट कहते हैं। ये हमारे पास एनर्जी का मसला है। तीसरा हमारे पास अगर हम देखें तो इनएडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हमारे पास जो लास्ट डैम बने थे ना, अब अगर हम तरबेला डैम को देखें, ठीक है, वो 1960 में बना था। ठीक है, लास्ट जो डैम बना था वो हमारे पास गाजी बलौता का था, वो 1995 से 2004 के बीच बना था। तो मतलब हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टेक्नोलॉजी यूज हुई होगी तो वो तो ऑफकोर्स पुरानी टेक्नोलॉजी होगी। ठीक है, तो मतलब हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वो पुराना है, अब उसकी एफिशिएंसी कम हो गई है। ऑफकोर्स जब पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो उसकी एफिशिएंसी कम होगी, टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी वो जो है इतना एडवांस नहीं होगा, इसीलिए जो है वो उतनी एनर्जी जो है ना नहीं वो कर पाएगा जितना उसको करना चाहिए। तो ये भी हमारे पास एक एनर्जी क्राइसिस का इशू है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अच्छा, ये तो पाकिस्तान में वैसे ही बहुत ज्यादा होती है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना हम कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, एक गवर्नमेंट आती है, एक कुछ और पॉलिसी बनाती है, पुरानी गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज को रोक देती है, फिर दूसरी गवर्नमेंट आती है, वो कोई और पॉलिसी बनाती है, उसके पीछे वाली गवर्नमेंट को रोक देती है। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, हमारे मुल्क में इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही कम है। बाहर के जो फॉरेनर्स होते हैं वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे अगर हमारे मुल्क में जो है ना इंस्टेबिलिटी होगी। जब उनको पता होगा कि अभी जो है ना ये प्रोजेक्ट जो है बंद हो सकता है, नई गवर्नमेंट आएगी प्रोजेक्ट बंद कर देगी, तो फिर इस वजह से जो है हमारे पास ये जो है एनर्जी क्राइसिस अभी तक चल रहा है। इसके अलावा हम लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज, जिस तरह मैंने आपको बताया हम लोग का जो ज़्यादातर रेजिलियंस है ना वो हमारे फॉसिल फ्यूल्स पर, हम लोग जो है इंपोर्ट करते हैं, जो थर्मल पे है हमारे पास, ठीक है, नेचुरल गैस होगी, ठीक है, कोल हो गई, ये चीज़ें हम क्या करते हैं, हम सारी इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये जो इंपोर्ट करते हैं तो प्राइस के भी इश्यूज आते हैं हमारे पास, ये चीज़ें जो है हमारे पास इन्वायरमेंट को भी वो करती हैं, डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो एनर्जी होती है, इसकी जो एनर्जी जो इससे बनती है वो क्लीन एनर्जी भी नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि जो है ये इसको जो कोल से जो बनती है स्पेशली वो तो डर्टी एनर्जी उसको कहते हैं, ठीक है ना, वो क्लीन भी नहीं होती। ये भी हमारे पास एनर्जी क्राइसिस का एक इशू है।
इसके अलावा अगर हम देखें वाटर स्कैर्सिटी हो गया और हाइड्रो पावर डिपेंडेंस हो गई। एक तो हमारे पास आपने सुना होगा कि कभी कभी खबर आ जाती है कि सिंध के अंदर पानी खत्म हो गया, लोग पानी के लिए जो है ना वो कर रहे हैं, मतलब पानी की वजह से जो है ना वो उनके मर रहे हैं या वो हो रहे हैं। तो वो क्या वजह होती है बेसिकली कि हमारे पास जो है थर्मल की वजह से जो हमारे पास एनवायरनमेंट बेसिकली इफेक्ट हुआ है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है हमारे पास पानी की किल्लत हो गई है। और हमारे मुल्क में क्या है, हमारे मुल्क में हाइड्रो पावर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, चाहे हमारे पास थर्मल के प्लांट्स चल रहे हैं या फिर कोल के चल रहे हैं या फिर नेचुरल गैस के चल रहे हैं, बट हमारे पास अगर तरबेला डैम बंद हो जाता है ना, अगर वो बंद हो जाए तो हमारा पूरा मुल्क जो है वो ब्लैकआउट कर देगा। हमारे मुल्क में बिजली चली जाएगी पूरे मुल्क में, सिर्फ अगर तरबेला डैम बंद हो जाए। तो ये हमारी इतनी जो डिपेंडेंस है, ये भी जो है बेसिकली एनर्जी क्राइसिस का इशू है, क्योंकि हमारी एक ही सोर्स पे इतनी डिपेंडेंस नहीं होती। हमें जो है ना मुख्तलिफ सोर्सेज को देखना चाहिए ताकि जो हमारे पास एनर्जी है उसको हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। ये फैक्टर्स का आइडिया हो गया होगा। बाकी मैं अपने कोलीग बास को बुलाऊंगा, वो आपको जो है थोड़ा सा आगे आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। डिस्कस किए फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द एनर्जी क्राइसिस के जो वजूहत हैं वो ग्रीसी शाह ने डिस्कस किए, उसको फर्दर लेके चलते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा हमारा जो मसला है वो कंस्ट्रक्शन है। पहले तो हमारा कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो फिर उसके बाद मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। हमारा पाशद ये मीर डैम जो है जिसका जनरेटिव कैपेसिटी है वो 4500 मेगावाट है, तो वो तकरीबन पिछले 10 सालों से डिले हो रहे हैं गवर्नमेंट्स की वजह से या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। एक गवर्नमेंट आ जाते हैं, कभी फंड रोक देता है, दूसरा गवर्नमेंट आ जाते हैं, वो प्रोजेक्ट को रोक देते हैं। तो उसकी वजह से हमारा बाशद ये मीर डैम जो है वो नहीं बन रहा है। बाशद ये मीर डैम बनने का मकसद ये था कि हमारा जो तरबेला है वो भी बच जाए और हमारा जो बड़ौदा है वो भी बच जाए। जो हमारा तरबेला जो है वो डिपेंडेंट है बाशद ये मीर डैम पे, और बड़ौदा डिपेंडेंट है वो तरबेला डैम पे। उधर से ट्रेशेज आ जाते हैं, तरबेला डैम में इतने ट्रेश आ गए कि तरबेला डैम हमारा भर गया। अब वो ना हम उसको मेंटेनेंस कर सकते हैं, उससे वो ट्रेश निकाल नहीं सकते क्योंकि हमारा इकानमी इतनी स्ट्रांग नहीं है। वो ट्रेश अभी जा रहे हैं क्योंकि बड़ौदा का जो हमारा पावर हाउस है तो वो चलते हैं ये तरबेला के वाटर पे, तरबेला से वाटर डिस्चार्ज हो रहे और वो पावर चैनल के थ्रू जा रहे बड़ौदा, तो वो ट्रेश अभी जा रहे बड़ौदा। तो बड़ौदा में जो हमारे पास दो मतलब जेल बनी हुई, तो वो जेल भी इतने बढ़ गए कि हमारा जो बड़ौदा का कैपेसिटी रह गई, तो कैपेसिटी इतने रह गई कि उसमें हम कितने पानी स्टोर कर सकते हैं, हम बड़ौदा को 1 घंटे से ज़्यादा नहीं चला सकते। तो कंस्ट्रक्शन का भी मसला है क्योंकि हमारा जो लास्ट कंस्ट्रक्शन हुई वो 2004 में, उसके बाद हमारा भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। उसके बाद फिर कालाबाग डैम जो है, कालाबाग डैम अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। हम पढ़ते आ रहे कालाबाग डैम बनेगा, कालाबाग डैम बनेगा, अभी तक कालाबाग डैम नहीं बन रही। वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल ग्रुपिंग की वजह से, क्योंकि नौशेरा और यहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं अगर कालाबाग डैम बन जाए तो हम डूब जाएंगे। सिंध के जो लोग हैं वो कहते हैं अगर कालाबाग डैम बन जाए तो हम प्यास से मर जाएंगे, क्योंकि वो अभी भी कहते हैं कि हमारा जो बड़ौदा बना हुआ है कि बड़ौदे की वजह से हमें जो पानी पहुँचते हैं वो 10-11 दिन लेट पहुँचते हैं। अब अगर वो कह रहे हैं कि कालाबाग डैम बन जाए तो 2 महीने बाद फिर हमें ये पानी दरिया सिंध का जो पानी है पहुँचेगा, तो उस पॉलिटिकल ग्रुपिंग की वजह से भी हमारा कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। कालाबाग डैम जो है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। उसके बाद अगर हम अपने पास पे नज़र डालें तो पास में 1960 में हमारा हाइड्रो पावर स्टेशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो तकरीबन 65% है। और अगर हम 2010 की जो हमारी सर्वे है उस पर हम नज़र डालें तो वो इतनी रिड्यूस हो गई कि हमारा 29.4% पे आ गया। अब ये तकरीबन 27-28% में आए 2022-2023 में। अब कंस्ट्रक्शन के लिहाज से अगर हम अपने साथी मुल्क जो हमारे 2 साल बाद आज़ाद हुए, हमारे 2 साल बाद उसमें 22,000 थे चाइना में। उसके बाद यूएसए को अगर हम देख लें तो उसमें 5,500 थे। इंडिया को देख ले तो इंडिया के साथ 6,500 डैम है और 7,000 डैम उसके जो अंडर कंस्ट्रक्शन डैम है उसके साथ उनके पास 4,000 डैम। हमारे पास 3-4 डैम थे, उसके अलावा हमारे पास कुछ भी ये तरबेला के सहारे बैठे बस अगर तरबेला हमारा खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। हमारे पास और कोई चारा और कोई डैम बन नहीं। उसके बाद हमारे
एनर्जी क्राइसिस है उसका पोटेंशियल इकोनॉमिक सॉल्यूशन। तो उसमें सबसे पहले जो हमारे फंड के रिसोर्सेज है जिसको अभी तक हमने हाथ नहीं लगाए, लेकिन हमारे पास हमने अभी तक यूज नहीं किया, उसमें पहले जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में करके इतना बड़ा मकान पाए जाते हैं जिसको अगर हम बोले और उसको इस्तेमाल करें तो तकरीबन हम 100 साल के लिए पाकिस्तान को नॉन स्टॉप एनर्जी दे सकते हैं, लेकिन उसको हम नहीं बोल सकते उस काम को, क्योंकि इसकी कुछ वजूहत है। उसमें पहले सबसे पहले जो है वो टेक्निकल और क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी नहीं है कि हम उसको ले पाए। उसके बाद फिर आ जाते हैं हमारे पास एनवायरमेंट, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एनवायरमेंट इतना पोल्यूटेड है कि अगर हम 100 साल के लिए आगे पहले यूज करें तो हमारा बिल्कुल एनवायरमेंट जो है वो पोल्यूटेड हो जाएगा और हमारा जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर उसके बाद सोशल चैलेंजेस है, सिक्योरिटी वगैरह। उसके बाद हमारा जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, तो पाकिस्तान में इतना पानी है कि ये पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्ट्री रिपोर्ट के मुताबिक कि वो 60,000 मेगावाट तक हम एनर्जी जो है वो जनरेट कर सकते हैं सिर्फ पानी। और हमारा डिमांड कितना है, हमारा डिमांड जो है वो इस वक्त 31,000 मेगावाट, यानी हमारे डिमांड के डबल हम जनरेट कर सकते हैं सिर्फ वाटर पे हम एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं करें, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज नहीं है, डैम्स नहीं है, हमारे पास बारिश नहीं है, तो उस वजह से जो है हम थर्मल और अदर नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ, और हमारा जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी तरफ जाते हैं। उसके बाद हमारे आ जाते हैं शेल गैस पोटेंशियल। अरबियन सी में जो गैस पाए जाते हैं तो उससे भी हम बहुत बड़े शायद अरबियन सी में भी उससे भी हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इसका भी सबसे बड़ा मसला ये टेक्नोलॉजी है, क्योंकि वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज होती है हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी हमारे पास। दूसरी बात ये है कि उधर जो सोशल और एनवायरमेंटल कंसर्न है, हमारा एनवायरमेंट पे भी एनवायरमेंटल कंसर्न जो है, हमारा एनवायरमेंट जो है वो नेचुरल गैस की वजह से और शेल गैस की वजह से पोल्यूट हो सकता है, तो इसलिए हम उसको भी नहीं कर सकते। उसके बाद फिर हमारे पास ऑफशोर विंड फार्म आ जाते हैं। ये हमारा जो साइड समंदर है उसके साथ जो है बहुत तेज हवा है, अगर हम उस हवा को यूटिलाइज करें तो उससे भी हम बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उसको यूज नहीं करेंगे। अगर हम अपना बात कर लेते हैं तो यासी मस्जिद के ऊपर जो पहाड़ है उस पर इतनी तेज हवाएं चलती है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि हम उससे एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पॉलिसीज और विंड टर्बाइन नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा जो सोलर एनर्जी पोटेंशियल है, पाकिस्तान में सोलर की कमी नहीं है, सूरज की धूप कुदरती बस एक जरिए हुआ है, लेकिन हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, हमारे पास ना अपने प्लान से फोटोवोल्टिक से जनरेशन की इस चीज की वजह से हम उससे एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते, तो ये भी हमारा एक सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन उसको हम नहीं करते। उसके बाद जियो थर्मल एनर्जी, पाकिस्तान की बलूचिस्तान सूबे में अगर देखते तो उधर हमारे पास जियो थर्मल एनर्जी का बहुत बड़ा जरिया है, क्योंकि उधर हमारे पास इंडियन प्लेट और साथ यूरोपियन प्लेट जो है वो प्लेट है, तो वहाँ पे हमारे पास जियो थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा वहाँ पे हीट हो जाता है। उस हीट को हम निकाल लें और उसको हीट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें तो उससे भी हम बहुत एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सोल्यूशन में सस्टेनेबल एनर्जी आ जाता है, जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी अगर हम सिंपल वर्ड में बोल दें तो ये न खत्म होने वाली एनर्जी जो विदाउट कॉस्ट करने वाली है, तो उसके कुछ टाइप से उसमें आ जाता है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी हम जो है सनलाइट को थ्रू फोटोवोल्टिक सेल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको फोटोवोल्टिक इफेक्ट कहते हैं। फिर वाइंड एनर्जी आ जाते हैं, वाइंड को हम टरबाइन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हाइड्रो एनर्जी हाइडल आ जाता है, जिसको वाटर पोटेंशियल को हम टरबाइन के थ्रू इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हसन को मैं बुलाता हूँ, हसन आपको बता सकते हैं। थैंक यू। हमारे पास जो ऑर्गेनिक मैटर है जो हम किस चीज़ से निकालते हैं,
वो हम वेस्ट मटेरियल जिस तरह हो गया, एनिमल का जो वेस्ट हो गया, जो ह्यूमन बॉडी जो दुनिया के रिलेटेड जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उससे भी हम जनरेशन कर सकते हैं। जैसे कि हम इस जो ये चीज़ें हम उसको जला देते हैं और इससे हीट प्रोड्यूस होते हैं, हीट से फिर स्टीम टरबाइन जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। जो एनर्जी जो है जो अर्थ बलूचिस्तान में जो जिस तरह खुदाई करते हैं ना, तो इससे हीट प्रोड्यूस होता है और स्टीम टरबाइन से तरह चलता है और जनरेशन होता है। टाइडल एनर्जी इस तरह से कि जो समुद्री साइड पे जो हमारे जो मौजूद के हिसाब से सीखे हैं, तो इससे हम लेवल के हिसाब से अगर टाइडल एनर्जी लगाए एक लेवल के हिसाब से, तो इससे जो टरबाइन चलते हैं उसकी जनरेशन कर सकते हैं। फिर से सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसको हम ये फर्दर डिवाइड किया दो हिस्सों में, एक कन्वेंशनल है एक नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशन को फिर फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक कोल और पेट्रोलियम है। और नॉन कन्वेंशनल जो है वो बायोवुड है और ट्रक, और जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स है वो बायो एनर्जी है, सोलर है और विंड है। ये सारा है। और लास्ट बस कंक्लूड करते हैं कि पूरी प्रेजेंटेशन का हमारा सबसे मेन मकसद ये था कि आप लोगों को इस चीज़ का बताना कि पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस इस टाइम के जो कुछ चल रहे हैं, हर बंदा ये सोच रहा है कि पाकिस्तान के अंदर बिजली नहीं बन रही, या अभी हमने आपको जितनी प्रेजेंटेशन में बताई ये बताई कि हम बिजली कैसे बना सकते हैं और हम कितनी जनरेशन इस टाइम कर रहे हैं, हमारे किन किन इश्यूज़ की वजह से हमें बिजली नहीं पहुँची। कितने कितने घंटे कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे हम ईरान के अंदर रहते हैं, वहाँ 12-12 घंटे की लोड शेडिंग रहती है। तो ये इन चीज़ का सबसे मेन प्रॉब्लम ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, और हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ नहीं जाते। हमारा मेन जो अभी इस टाइम का टारगेट था इस प्रेजेंटेशन का, हम इस एक अवेयरनेस सेमिनार था जिसके लिए हमने ये किया था कि लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस आए कि वो रिन्यूएबल्स की तरफ जाएं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ जाएं। अगर लोग रिन्यूएबल की तरफ जाएंगे उसमें हमें बहुत सारे, जैसे अभी हम इधर मेजर इश्यूज हम बात कर रहे हैं ना, तो इनको इम्प्रूव करने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स हैं। अगर हम लॉसेस को मिनिमाइज करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास थेफ्ट है, जैसे चोरी वगैरह करते हैं, कुंडा वगैरह लगाते हैं, इन चीज़ों को हम खत्म करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ें लोड शेडिंग हमारे पास खत्म हो सकती है। क्योंकि हम जितना पैसा इस एनर्जी जनरेट करने के ऊपर लगा रहे हैं उतना हमें रिटर्न के ऊपर नहीं आ रहा, इसलिए ये सारे इशूज चल रहे हैं। अगर स्मार्ट ग्रिड लगा है, जैसे हर बंदा अपने घर के अंदर सोलर पैनल का प्लांट लगा दे, छोटा सा मेन ग्रिड लगा दे, उसके अंदर पूरा कर अपने आप को डिसेंट्रलाइज कर। मॉडर्न प्लांट्स लगाए, जैसे हमारे पास पुराने ग्रिड वगैरह लगे हुए हैं, इनको चेंज करके नए ग्रिड लगाएंगे, उसके अंदर हमें उनके जो इश्यूज आते हैं, मेन कभी ग्रिड का कोई सर्किट ब्रेकर हुआ हुआ, कभी कोई और इशू है, ये सारी चीज़ें हमारी लोड शेडिंग की वजह से बायस करेंगे। तो अच्छा, रिड्यूस वेस्ट, तो इसमें ये है कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर होगा तो हमारे पास वेस्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं। सस्टेनेबल फ्यूचर्स के लिए कि हमें ज़्यादा टाइम के लिए बिजली जनरेट करानी है, तो सनलाइट जैसे है, विंड है, ये ऐसी सोर्सेज हैं जो कभी ना ख़त्म होने वाले सोर्सेज हैं। अगर हम इनके ऊपर रिलाई करेंगे, अभी हम देखें कि अगर हम नेचुरल गैस के ऊपर आ जाएं या कोल के ऊपर आ जाए, थर्मल के ऊपर आ जाए, इसमें हमारे पास ये नेचुरल गैस कभी भी खत्म हो सकती है, कोल कभी भी खत्म हो सकता है। ये एक फाइनाइट सोर्स है, हमें इनफाइनाइट सोर्स की तरफ जाना है। रिन्यूएबल एनर्जी ऐसी सोर्सेज है जो इनफाइनाइट है, जितनी भी हवा देखें ये कभी भी खत्म नहीं होगी। जब से हम पैदा हुए, हमारे से पहले लोग थे, ये हवा चलती रहती है। अगर हम रिन्यूएबल टाइडल विंड पावर के ऊपर जाएं तो ये सारा टाइम हमारे आगे 100 साल के 200 साल तक हमारे पास चल सके। सिर्फ एक उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। इसके डिसेंट्रलाइज जनरेशन करें। डिसेंट्रलाइज जनरेशन के अंदर यह है कि अगर कोई भी छोटी सी 5 घरों का एक इलाका है तो उसके अंदर हम एक सोलर पैनल का एक बड़ा सा ग्रिड लगा दें जो एक डिसेंट्रलाइज हो और ग्रिड से बिल्कुल जुदा हो। डिसेंट्रलाइज का मतलब यह है, सेंट्रलाइज जैसे हमारे पास बावड़ा है, एक सेंट्रलाइज होता है, इसके अंदर सारे लोगों को बिजली जाए। अगर एक बावड़ा का ग्रिड खराब होगा तो सारे लोगों को बिजली नहीं जाएगी। डिसेंट्रलाइज का मतलब यह है कि आप अगर अपने घर के अंदर आपने सोलर का प्लांट लगा हुआ है तो अगर वो खराब होगा तो आपके घर की बिजली जाएगी, और वो अगर चल रहा होगा तो सिर्फ आपके घर को बिजली पहुंचेगी। ये डिसेंट्रलाइज। इसके बाद कंक्लूड करते हैं, टाइम भी वैसे कम है और रिकमेंडेशन जो हैं
डिमांड और सप्लाई का गैप। डिमांड सप्लाई का गैप से मतलब ये कि इस टाइम हमारे पास जो डिमांड है ना, सप्लाई उससे ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ट्रांसमिशन हमारे पास बहुत कमज़ोर है, इसी वजह से हम लोगों की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे। इसमें लोडशेडिंग जो हो रही है कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। सप्लाई वैसे जनरेशन जो है ना वो ज़्यादा हो रही है। अभी पीछे 60,000 मेगावाट का जो सर्वे का वो था वो आपने बात ने बताया था। इसके बाद अभी जो है इन चीज़ों को मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आगे आना है, तो ग्रिड्स को अपग्रेड करेंगे, स्मार्ट क्लासेस करें और एक्सटेंड नेटवर्क बेटर यूटिलाइजेशन, इसके लिए हम काम करेंगे तो हमारे पास ये सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं हमारे साथ। तो सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए अच्छी रिलायबल सिक्योर एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी सेक्टर फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए हमें एक रिलायबल सोर्स चाहिए और सिक्योर भी हो और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। अगर ये सारी चीज़ें एक चीज़ के अंदर पाई जाएंगी तो वो सबके लिए फायदा होगा। तो इसी के साथ हम अपनी प्रेजेंटेशन का खत्म कर रहे हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। किसी बंदे का कोई क्वेश्चन किसी रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो Thank you.